राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसे दल परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ये दल परिवर्तन हमारे संविधान में व्यवस्था इसके लिए किया गया है और ये दल परिवर्तन जो है हमारी देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी बुराई के रूप में जन्म ले चुकी थी। बहुत बड़ी बुराई, छोटी मोटी बुराई नहीं, बहुत बड़ी राजनीतिक बुराई के रूप में जन्म ले चुकी थी, जिसे दूर करने के लिए हमारी संसद ने एक कानून बनाया जिसे हम लोग दल बदल के नाम से जानते हैं या दल परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इस कानून का जन्म हुआ 52वां संविधान संशोधन 1985 से, अर्थात हमारे संविधान में 52वां संविधान संशोधन करना पड़ा, यानी 91 संशोधन इसके पहले हो चुके थे। दल परिवर्तन के रूप में व्याप्त बुराई को दूर करने के लिए 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है 1985 में। इस विषय पे हम लोग आज बहुत विधिवत चर्चा करेंगे। कब कोई विधायक, सांसद, मंत्री दल बदल के आधार पे निर्योग्य घोषित कर दिया जाता है, अर्थात उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। बहुत विधिवत चर्चा हम लोग इस पर करेंगे, एक एक पहलुओं पे इसके चर्चा करेंगे। इसमें जो केस लॉ है उस पर भी चर्चा करेंगे। कब इससे वो बचा रह जाता है, यानी आप देखते हैं कि पार्टी तो छोड़ दिया फिर भी कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो वो सब मैं बताऊंगा। आप यदि चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और यदि पुराने हो या नए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दो। इसके लिए मत भूलो, सबसे पहले ये काम कर लो, ठीक है। उसके बाद अब आप वीडियो को देखिए कि इसमें किस तरह के कानून का उल्लेख किया गया, कब दल बदल के आधार पे कोई सदस्य अपनी सदस्यता से वंचित हो जाता है, तो एक एक करके मैं समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए, ये दल बदल कानून पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले एक बात और समझिए, ये कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत पहले समझ लीजिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है कानून लाने का। हाँ, बहुत विस्तृत जानकारी अगर आपको लेना है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे कॉल करिए, ठीक है, मैं आपको वहाँ समझाऊंगा। और आप मेरी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लगातार संचालित हो रही है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पूरे संविधान का गहन अध्ययन कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट के पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, या यूपी पीसीएस का एग्जाम है, या यूपीएससी का एग्जाम है, नहीं, लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, या संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, ठीक है, या कोई वनडे एग्जाम हो, किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एकेडमिक एग्जाम हो, आपका जो है प्रैक्टिस में आप हैं, या आप ऐसे सोशल वर्कर हैं, या आप कुछ भी नहीं है, एक हिंदुस्तानी के नाते आप इस कानून में दिलचस्पी रखते हैं, आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, आपको जानने की जिज्ञासा है, तो आपकी सारी समस्या आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। आप केवल वीडियो पे बने रहिए, पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो में अगर आप 2 मिनट 4 मिनट देखोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। तो प्लीज समय को निकाल करके पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और नहीं देखना चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस कानून को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या था। असल में हमारे देश में 1960 के दौरान, ठीक है, लगभग ये चौथा पांचवा आम चुनाव चल रहा था, उस दौरान ये हर कोई व्यक्ति राजनीति में आने की दिलचस्पी रखने लगा। चलो राजनीति में चलते हैं, ठीक है, राजनीति में चलो वहां लाभ लेते हैं। तो हुआ क्या कि व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग, व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग का मतलब कि सदस्य, इन लोगों ने क्या किया कि जनता का गला घोटना शुरू कर दिया, लोकतंत्र का गला घोटना शुरू कर दिया, ठीक है। कैसे, समझिएगा। होता क्या था कि जब देखिए जनता क्या होती है, जनता हर एक पार्टी के नाम पे वोट करती है। क्यों? क्योंकि उसको उस पार्टी में फेथ है, हर जनता को उस पार्टी में विश्वास है कि ये पार्टी मेरे कल्याण के लिए काम करेगी, मेरे समाज के लिए काम करेगी और मेरे देश के विकास में काम करेगी। लेकिन हुआ क्या कि जब उस पार्टी के बैनर तले, ठीक है, जैसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हों या ना हों,
चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लोकदल हो, ठीक है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, ठीक है, करुणानिधि की पार्टी, ठीक है, डीएमके, एआईडीएमके, तमिलनाडु में अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं और 5-6 जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो जितने भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि जब हम कोई भी प्रतिनिधि, ठीक है, कोई भी सदस्य उस पार्टी के बैनर तले, ठीक है, उस निशान को लेकर के जनता के बीच जाता है, उस पार्टी की सदस्यता उसने ले लिया और जनता को भरोसा दिलाता है कि ये पार्टी मतलब वो कोई भी पार्टी हो, ठीक है, कोई भी राजनीतिक पार्टी आपका ही विकास कर सकती है, बाकी कोई पार्टी आपका भला नहीं कर सकती। यानी जब सदस्य लोग जाते हैं वोट मांगने, ठीक है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, तब वो जनता को इतना भरोसा दिलाते हैं कि अब इसी पार्टी से ही आपका कल्याण होगा, बाकी तो सब आपको विनाश आपका सारी पार्टियां विनाश कर देंगी, ठीक है। आपका कल्याण, आपके समाज का कल्याण, आपके धर्म का कल्याण, आपके जो है हर विकासिक राजनीतिक मुद्दे का, चाहे वो किसी भी रूप के हों, ठीक है, यहां तक कि आपके समाज का, आपके देश का कल्याण, हर मतलब सभी प्रकार का आपका सारा कल्याण इसी पार्टी में निहित है। वो चाहे कांग्रेस हो और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, कोई भी पार्टी हो, मतलब जनता को इस तरह से विश्वास दिलाया जाता है कि जनता को लगा भाई ये बात तो सही है, इसी पार्टी पे हमें भरोसा है और हम इसको वोट देते हैं। क्या क्या जनता ने उसको वोट दे दिया। जनता का वोट लेने के बाद उसने क्या किया, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस लोकतंत्र का गला रेत दिया, ठीक है, जनता के साथ विश्वासघात किया, उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो गया और वहां लप से मंत्री बन गया, ठीक है। तो इस व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग लोकतंत्र का गला घोंटने लगे। जनता ने जिस पार्टी पे विश्वास करके किसी प्रत्याशी को वोट दिया, उस प्रत्याशी ने उस जनता के विश्वास को तोड़ करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वहां मंत्री बन गया या कुछ और पद मिल गए, ठीक, मलाईदार पद पे जो है लाभ लेता रहा। उसके बाद जब लगा अब यहां लाभ नहीं मिल रहा तो छोड़ के फिर दूसरी पार्टी में घुस गया, जनता गई भाड़ में, ठीक है। तो इस व्यक्तिगत लाभ को लेने के लिए, ठीक है, लोकतंत्र का गला रेता जाने लगा, दल बदल के आधार पर बढ़ावा मिलने लगा। दूसरा, जब दल बदल की छूट मिली तो पार्टियां मेंबरों को खरीदना शुरू कर दी, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलने लगा। तो खरीद फरोख्त में, ठीक है, ये ठीक नहीं लोकतंत्र में कि किसी सदस्य को खरीद लिया जाए और फिर उसको अपने इशारे पे नचाया जाए, ठीक। तो इस तरह से दल बदल के रूप में ये बहुत बड़ी बुराई व्याप्त हो गई। इस बुराई को दूर करने के लिए हमारी संसद ने 52वां संविधान संशोधन 1985 बनाया, ठीक है, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 बनाया और इसके माध्यम से एक शेड्यूल 10 लिखा, क्योंकि संविधान में मूल शेड्यूल की संख्या 8 थी, जिसे समय समय पर बढ़ाते हुए इस समय 12 तक पहुंचा दिया गया है। तो ये जो है दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। कहां पे ये सब लिखा है? भारतीय संविधान में ये सब चीजें लिखी हुई है। हाँ, एक बार मैं जरूर आप लोगों को कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, मत भूलिए। और यदि आपको संविधान के बारे में विधिवत जानकारी लेना है, मूल अधिकार क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, राजनीतिक पार्टियां कैसी होती हैं, कैसे चुनाव लड़ा जाता है और कैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पे निर्वाचन होता है, कैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना है, कैसे मंत्री विधायक सांसद बनना है, कैसे इनको निर्योग घोषित किया जाता है, क्या होता है निर्वाचन आयोग, किस तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, क्या होता है कैग, क्या होता है सुप्रीम कोर्ट, क्या होता है हाई कोर्ट, ठीक है, जो कुछ भी जानकारी लेना है, क्या होता है इमरजेंसी, क्या होता है भाषा, तो सारी जानकारी लेने के लिए या तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी क्लास ज्वाइन कर लो। लगातार सारी क्लासें संचालित की जा रही हैं, ठीक है। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पर संपर्क कर सकते हो, 9161113061 पे संपर्क कर सकते हैं। और या तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए या तो वीडियो देखते रहिए, ठीक है, जो वीडियो डाला जाएगा उससे आपको लाभ मिलता रहेगा। आइए हम लोग दल परिवर्तन पे फिर से चलते हैं, मैं इसको समझाने जा रहा हूं। बिल्कुल आप लोग एकाग्र मुद्रा में हो जाइएगा, ठीक है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ समझने का कोशिश करिएगा। खाना पीना खा रहे हो तो बंद कर दीजिएगा, नहीं ध्यान भटक जाएगा, समझ में नहीं आएगा। आइए सबसे पहले समझाते हैं कि
जो सदस्य हैं सारे सदस्यों को मैं 3 भागों में बांट दिया हूं, ठीक है। एक है निर्वाचित सदस्य, एक है नामित सदस्य और एक है सदन के पदाधिकारी, ठीक है। यानी कौन से निर्वाचित सदस्य। देखिए होता क्या है कि जो विधायक या सांसद हैं ये 2 तरह से लोग आते हैं। एक जो चुनाव जीत कर आते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं जनता के बीच में जा करके, और एक वे लोग जिनको नामित कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं नॉमिनेटेड किया जाना, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल को पावर होती है और संसद में, ठीक है, राष्ट्रपति को पावर होती है। तो हर राज्यों में एक नामित किया जाएगा विधानसभा में, ठीक है, और विधान परिषदें जहां जहां हैं वहां भी नामित किए जाते हैं। इसी तरह से संसद में, लोकसभा में 2 सदस्य नामित किए जाते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। तो सदस्य चाहे नॉमिनेट किए जाएं, चाहे वो इलेक्ट किए जाएं, यानी चुन करके आए, तो चाहे वो इलेक्शन के माध्यम से आए, चाहे वो नॉमिनेट किए जाएं, उन सभी की बात मैंने यहाँ की है। तो सारे सदस्यों को पहले 2 भाग में बांटा, एक निर्वाचित सदस्य और दूसरा नामित सदस्य। ये तीसरा सदन के पदाधिकारी अर्थात जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। स्पीकर, सदन के स्पीकर का नाम आपने सुना होगा, डिप्टी स्पीकर का नाम सुना होगा, सभापति उपसभापति का नाम सुना होगा, ठीक है। तो उन लोगों की बात इधर की गई है। इसके अलावा जो निर्वाचित सदस्य हैं, नामित सदस्य हैं, इनमें आ जाइए। जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं, ठीक। 2 भागों में, एक दलीय सदस्य और एक है निर्दलीय सदस्य। जो लोग चुनाव लड़के आते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, उसमें 2 तरह से लोग होते हैं। एक जो लोग किसी पार्टी के बैनर तले जा करके चुनाव लड़ते हैं, अर्थात वो सपा के कैंडिडेट हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं, बसपा के कैंडिडेट हैं, ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मतलब किसी पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो उनको हम कहते हैं दलीय सदस्य। तो उनको उस पार्टी का भी वोट मिलता है और व्यक्तिगत अपना उनका अगर अच्छा छवि है तो वो भी वोट मिलेगा, बुरा छवि है तो वो वोट कम निकल जाएगा उनका, ठीक है, जैसी भी छवि हो। तो दलीय सदस्य और दूसरा है निर्दलीय सदस्य। आप सुनते हैं ना कि कुछ लोगों को जब टिकट नहीं मिलता है पार्टी से तो वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। चुनाव तो लड़ना है कुछ भी हो, ठीक है, चाहे शपथ पत्र में जो है जो जमानत की रकम है वो जमा करने की पैसा ना हो, कर्ज लेना पड़े, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। तो आइए, तो सब आपने देखा दलीय और निर्दलीय। अच्छा, दलीय उन्हीं को कहते हैं जिन पार्टियों को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है निर्वाचन आयोग ने। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें क्षेत्रीय पार्टियां कहते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों में 2 तरह के, जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है और जिन्हें नहीं मिला, जैसे सपा है, बसपा है, ठीक है, इन लोगों को भी यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। एक मिनिमम वोट प्रतिशत का जो है फार्मूला लागू होता है, अगर उतना मिल जाता है तो उनको मान्यता मिल जाती है। आप किसी और वीडियो में इसको मैं आपको समझा दूंगा। निर्दलीय सदस्य में वो पार्टी जैसे नई नई आज ही कोई पार्टी जन्म ले ली, ठीक है, जैसे ये सुहेल देव, ठीक है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी है एक, ठीक है। तो ये पार्टियां हैं, या अखिलेश यादव के चाचा जी जो है शिवपाल जी की एक पार्टी थी, उसमें जो है प्रसपा करके उनकी पार्टी हो गई। मतलब बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो हैं तो राजनीतिक पार्टियां, लेकिन इनको अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। अगर इस पार्टी के बैनर तले आप चुनाव लड़ते हो, ठीक है, जैसे सुहेल देव पार्टी के नीचे, यानी ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी, उस पार्टी के नीचे, या चंद्रशेखर रावण की पार्टी के नीचे उनका जो पार्टी है उस पे आप चुनाव लड़ते हो तो आप निर्दलीय कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आप भी अभी उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो जिन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, अगर वहां से टिकट आपको मिला तब आप दलीय कहलाओगे। अगर जिन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी नहीं मिला हुआ है, अगर उस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ोगे तो आप निर्दलीय कहलाओगे। ठीक, तो जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 2 प्रकार से, चाहे वो दलीय हो या निर्दलीय हो। इसी तरह से जो नॉमिनेट मेंबर हैं, जो नामित किए जाते हैं सदन में, वो भी 2 तरह के होते हैं, दलीय और निर्दलीय। यानी जो किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव वो नॉमिनेट किए गए हो, यानी पहले से किसी पार्टी के मेंबर रहे हो, कैसी पार्टी, जिससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ हो।
और निर्दलीय सदस्य यानी ऐसा कोई सदस्य नॉमिनेट कर दिया जाए जो किसी पार्टी का मेंबर निर्वाचित नॉमिनेट होने के दौरान ना रहा हो, तो उसे निर्दलीय सदस्य कहते हैं। तो जो चुन के चुनाव आते हैं वो भी दो तरह से, एक जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और एक जो किसी पार्टी से टिकट लेकर के आते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि पार्टी से टिकट लेकर आने का मतलब है कि जिस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया हो। हर पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। मैं फिर कहूंगा वो पार्टी, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की एक पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी नहीं मिला हुआ है। ठीक है, चंद्रशेखर रावण जी की एक पार्टी है, उसको भी अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। इसी तरह से, ठीक है, शिवपाल यादव जी की एक पार्टी है, ठीक है, शायद प्रसपा करके है, उसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। इस तरह से बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है, मुझे जो याद आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया। तो एक दृष्टांत के रूप में मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं एक दृष्टांत के रूप में आपको केवल इस कानून को समझाना चाह रहा हूं। किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप कभी ये मत सोचेगा कि मैं जो है बीजेपी हूं या बसपाई हूं या कांग्रेसी हूं या सपाई हूं। मैं किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी सही करेगी उसको मैं सही कहूंगा, जो गलत करेगी उसे मैं गलत कहूंगा, क्योंकि मेरी जो हैसियत है वो एक इस जो है टीचर की हैसियत है और मैं टीचर की हैसियत में, ठीक है, जो मेरी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन पूरी तरह से करता रहूंगा। भले मैंने संविधान की कोई कसम नहीं ली है, क्योंकि जो लोग संविधान की कसम लेते हैं आज तो वही संविधान को तोड़ रहे हैं बड़े पैमाने पे। ठीक है, आप वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए। एक से एक नमूना मैं संविधान में से निकाल के आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, किस तरह से संविधान का दुरुपयोग किया जाता है, और दुरुपयोग नहीं घोर दुरुपयोग किया जाता है। कौन कौन से वो पहलू हैं, कौन कौन सी वो गवर्नमेंट है जिन्होंने घोर दुरुपयोग किया है संविधान का, सब कुछ आपको इसी वीडियो पे ऐसे मिलता रहेगा। इस चैनल पे बस आप केवल बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, जिससे वीडियो आता रहे, क्योंकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो मैं भी नए नए वीडियो आपको संविधान पे, भारतीय दंड संहिता पे, बहुत सारे कानूनों पे, सब पे बनाता रहूंगा। ठीक है, आपको निःशुल्क उपलब्ध होता रहेगा और आपको अधिक से अधिक लाभ मिलता रहेगा। तो आइए फिर से यहाँ चलते हैं। यानी या तो वो निर्वाचित सदस्य होगा या तो वो नामित सदस्य होगा। अगर वो निर्वाचित सदस्य है तो या तो किसी पार्टी से टिकट लेकर आया होगा या निर्दलीय ही ताल ठोंक दिया होगा मैदान में। ठीक है, नामित सदस्य भी दो तरह के होते हैं, दलीय सदस्य और निर्दलीय सदस्य। अब इस सदन के प्राधिकारी पे मत जाओ, यानी यहाँ पे जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं या सदन के, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट के हों या हर राज्यों के विधानमंडल के हों, अभी उस पर चर्चा मत करते हैं। इधर आ जाइए, दलीय सदस्य पे देखते हैं। दलीय सदस्य पे दो आधार, अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत कर आया है, ठीक है, उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, तो दो कंडीशन में उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। दो कंडीशन में उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, वो विधायक नहीं रह जाएगा। कब? जब उसने उस राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दिया हो, यानी उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दिया हो। ध्यान दीजिएगा, पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ती है तो एक फॉर्म भरना पड़ता है। आपने रिजाइन दे दिया लिख करके कि मैं आज से पार्टी छोड़ रहा हूं, जैसे ही रिजाइन दे दोगे आप निर्योगी घोषित हो जाओगे। दल बदल के आधार पे आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, आप विधायक या सांसद नहीं रह जाओगे। अब आप कहोगे साहब बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं अभी तुरंत ही उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कई सारे जो है मेंबर बीजेपी से सपा में ज्वाइन हुए, सपा से बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में, बसपा से कांग्रेस में, मतलब इस तरह से हर एक पार्टियों में इधर उधर लोग अदला बदली हुई, तो इनकी निर्योग्यता क्यों नहीं खत्म हुई, क्यों नहीं निर्योग्य हो गए? अरे बात यह है, जब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था तब तो उन्होंने पार्टी छोड़ी है। जब कार्यकाल पूरा हो गया तब पार्टी छोड़े हैं, तो उस दल बदल का क्या मतलब है? बीच में पार्टी छोड़े तब तो उनके साहस को सलाम किया जाए। जब पार्टी का कार्यकाल खत्म हो रहा हो और सदस्यता छोड़ रहे हैं तो लगभग मैं तो यही कहूंगा कि एक तरह से वो पार्टी को बेवकूफ़, वो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं इस पार्टी को छोड़ दिया क्योंकि ये पार्टी आपके या मेरे समाज के लिए हितैषी नहीं है। ये एक तरह से बेवकूफ़ बनाना है। अगर हितैषी नहीं थी तो इतना लेट क्यों हुआ? आपको उसी समय सचेत हो जाना चाहिए था, जब ये महसूस हुआ कि ये पार्टी गलत कर रही है, उसी समय पार्टी को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन जब तक मेंबरशिप की अवधि बची हुई थी तब तक आप लाभ लेते रहे, और जब कार्यकाल खत्म होने वाला हुआ
ठीक है, तब आप पार्टी को छोड़ करके, क्योंकि जनता के बीच वोट लेने जाना है, अब चुनाव लड़ना है, तो भरोसा दिलाने के लिए कि मैं आप लोगों का हितैषी हूँ, ठीक है, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए पार्टी को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर आइए, तो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ देने पे भी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। ठीक है, मेंबरशिप खत्म हो जाती है, लेकिन जब कार्यकाल खत्म हो रहा हो, पार्टी को छोड़ रहे हों लोग, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वहां सदस्यता खत्म हो या ना हो, क्या मतलब है, 2 महीने पहले खत्म हो जाएगा, अब कुछ मिलना मिलाना तो है नहीं, सब कुछ तो माल मिल ही चुका है। तो इस तरह से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देना, यानी जिस पार्टी के बैनर तले आप उससे सदस्यता ग्रहण किए थे और चुनाव लड़े, उस पार्टी को अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, फिर मैं समझा रहा हूं, पार्टी की सदस्यता छोड़ देना ही निर्योग्यता का आधार है। किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें ये जरूरी नहीं है, ज्वाइन करोगे तब भी निर्योग्य, नहीं करोगे तब भी निर्योग्य मान लिए जाओगे, बस खाली सदस्यता छोड़ दो। अगला आ जाओ, पार्टी के निर्देशों का अनुपालन करना, इसको कहते हैं व्हिप जारी करना, यानी जब आप जिस पार्टी के बैनर तले चुनाव जीत कर आए हो, उस पार्टी का कोई ना कोई मुखिया होगा, ठीक, अगर उस मुखिया ने कोई व्हिप जारी किया है, कोई आदेश जारी किया, कोई फरमान जारी किया है कि सदन में सब लोगों को उपस्थित रहना है, वोट देना है या वोट नहीं देना है, सदन में ध्यान दीजिएगा, सदन के भीतर वोट देना है या वोट नहीं देना है किसी को। ठीक है, मान लेते हैं कोई विधेयक पेश हो रहा है, चाहे जो है सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कोई विधेयक पेश कर रहा है, तो उस पर समर्थन करना है या नहीं करना है। तो अगर उस पार्टी के निर्देशों का किसी ने उल्लंघन कर दिया, जिसको कहते हैं व्हिप जारी किया गया था, और उस व्हिप का उल्लंघन किया है फला सदस्य ने, तो व्हिप का मतलब निर्देश जारी किया, यानी आदेश दिया गया था कि इस पार्टी को वोट करना है या इसको वोट नहीं करना है, या इस विधेयक पे वोट करना है या नहीं करना है, आपने उसके विपरीत जाकर के वोट कर दिया, तब पार्टी के निर्देश का अनुपालन माना जाता है। और यदि उस पार्टी का जो मुखिया है 15 दिन के भीतर क्षमा ना कर दे, तो आप निर्योग्य हो जाओगे। ठीक है, आप निर्योग्य हो जाओगे। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि यदि पार्टी के निर्देशों का अनुपालन कर, तो अनुपालन यानी व्हिप के आदेश का उल्लंघन करते हो, ठीक है, तो 15 दिन के भीतर क्षमा किया जा सकता है आपको उसी पार्टी के मुखिया द्वारा। अगर नहीं क्षमा किया गया तो आप दल बदल के आधार पर निर्योग्य घोषित करा दिए जाओगे। हाँ, एक बात और है, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप व्हिप के आदेश को तोड़ देते हो और जिसको चाहते हो उसको जाके वोट कर देते हो, तो ये निर्योग्यता वहां लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 10वीं अनुसूची में कि सदन के भीतर वोट किया गया हो या ना किया गया हो, जबकि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में सदन के भीतर वोट नहीं होता है। ठीक है, तो दलीय सदस्य को आपने समझ लिया, 2 आधार हैं जब सदस्यता खत्म हो जाती है, जब वो किसी राजनीतिक पार्टी को, वो जिस राजनीतिक पार्टी का मेंबर है उसकी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे। अगर पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो उसकी सदस्यता नहीं खत्म होती है। ठीक है, जब तक वो स्वेच्छा से ना छोड़ दे, ठीक, या पार्टी के द्वारा जारी किए गए व्हिप का उल्लंघन ना करे। तो ये 2 आधार हो गए। तीसरा जो निर्दलीय सदस्य अगर वो है, यानी उसने बिना किसी पार्टी के टिकट के, बिना किसी टिकट के, ठीक है, खुद ही मैदान में ताल ठोंक दिया, मैं लड़ूंगा चुनाव, और लड़ा और चुनाव जीत गया। जैसे राजा भैया, ठीक है, प्रतापगढ़ के कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह निर्दलीय चुनाव जीत के हमेशा आते हैं। बहुत सारे लोग उनके जैसे हैं जो निर्दलीय चुनाव जीत कर आते हैं, क्योंकि उनका नाम बड़ा पॉपुलर है, सबको पता होगा, इसलिए मैं वो दृष्टांत देता हूं। हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और मंत्री भी रहते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से समझाऊंगा। तो राजा भैया चुनाव लड़े, ठीक है, निर्दलीय सदस्य होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लिखा है कि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार करना। अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गया और किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता अगर ले ले, तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। इसीलिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनाव तो निर्दलीय जीतते हैं, ठीक है, लेकिन सपा में मंत्री भी बन जाते हैं, सपा पार्टी में, फिर भी उनकी सदस्यता नहीं खत्म होती है। आप लोगों का यही क्वेश्चन होगा, मुझे पता है, ठीक है, कि साहब वो तो मंत्री भी हो जाते हैं सपा के,
तरफ से, और उनकी सदस्यता भी नहीं जाती हो, निर्दलीय भी। अरे भाई, वो सपा पार्टी की सदस्यता नहीं लेते हैं, सपा पार्टी की सदस्यता नहीं लेते हैं, बाहर से सपोर्ट करते हैं। अंदर से सपोर्ट करने का मतलब होता है सदस्यता उस पार्टी का ग्रहण करके समर्थन करना, और बाहर से सपोर्ट करने का मतलब होता है बिना सदस्यता लिए सपोर्ट करना, इसे कहते हैं बाहर से सपोर्ट करना। तो जब उस पार्टी की सदस्यता उन्होंने नहीं ली तो उस पार्टी के नहीं हुए, ठीक है, उस पार्टी के वो नहीं हुए। तो इसीलिए जैसे इस समय कानून आपके देश में एक और है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि यदि आप, ठीक है, यदि आप, ठीक है, चलिए मैं नहीं बताऊंगा, अब इस पार्टी को नहीं बताऊंगा, दूसरे मुद्दे पे आइए। तो रघुराज प्रताप सिंह, ठीक है, रघुराज प्रताप सिंह, ठीक है, निर्दलीय चुनाव लड़के आते हैं, फिर भी मंत्री भी रहते हैं, सदस्यता नहीं खत्म होती है, क्योंकि वो कानून पढ़े हुए हैं, जानते हैं, इसीलिए उनकी सदस्यता नहीं खत्म होती है। उनको पता है कि हमें सदस्यता नहीं लेनी है सपा पार्टी की, और मंत्री भी बने रहना है, तो मंत्री रहते हैं और उनकी सदस्यता नहीं जाती है। लेकिन अगर वो सपा की सदस्यता ग्रहण कर ले निर्दलीय चुनाव जीत के, तो सदस्यता ही उनकी खत्म हो जाएगी, अब वो विधायक नहीं रह जाएंगे। इसी तरह से अगर किसी अन्य राजनीतिक पार्टियां जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ना मिला हुआ हो, ठीक है, जैसे, ठीक है, आपका जो है प्रसपा हो गई, ठीक है, यानी शिवपाल सिंह यादव की पार्टी हो गई, चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी हो गई, ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो गई, मतलब कोई भी पार्टी जो नई नई पार्टी हो, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी एक जो है कल्याण सिंह की पार्टी थी, ठीक है, तो कोई भी पार्टी, ठीक है, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ना हो, अगर वहां से आपको टिकट मिल गया, आपने चुनाव जीता, तो आप निर्दलीय कहलाओगे, और ये जीतने के बाद आपने किसी पार्टी की सदस्यता ले ली तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना। अब ये तो आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम आते हैं नामित सदस्य पे। तो नामित सदस्य में भी दो तरह के मेंबर होते हैं, दलीय सदस्य और निर्दलीय सदस्य। लेकिन नामित सदस्यों को जानने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट कर दो अपने दोस्तों साथियों को, जिससे सबको ये जानकारी हो जाए। फिर आ जाइए, ठीक है, नामित सदस्य में जो यहाँ दलीय सदस्य हैं, सेम यही नियम यहाँ नामित सदस्यों पे यानी नॉमिनेटेड मेंबर पे भी लागू होता है। क्या कि अगर वो राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। अगर वो पार्टी के निर्देशों का अनुपालन करे यानी व्हिप के आदेश का उल्लंघन करे, ठीक है, तो उनकी भी सदस्यता खत्म हो जाएगी जब तक 15 दिन के भीतर उन्हें क्षमा ना किया गया हो। लेकिन जो नॉमिनेट मेंबर में निर्दलीय मेंबर आते हैं, जो नॉमिनेट मेंबर में निर्दलीय मेंबर आते हैं, ठीक, जैसे राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट कर दिया गया, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट कर दिया गया राज्यसभा का मेंबर। तो अब सचिन तेंदुलकर जिस समय नॉमिनेट हुए उस समय वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे। अगर वो किसी पार्टी के सदस्य होते तो इस कंडीशन में उन पे नियम लागू होता, ठीक, वो सदस्य नहीं थे। तो सदस्य अगर नहीं थे तो यहां से आ जाएंगे, उनको ये पावर होता है कि वो 6 माह के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल ना हो। यानी जो नामित मेंबर होते हैं निर्दलीय सदस्य के रूप में, जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए और किसी दल के नहीं थे, ठीक है, भले किसी पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया लेकिन वो उस पार्टी की सदस्यता नहीं लिए हुए थे। वो 6 महीने तक जिस पार्टी को चाहे उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद यानी नॉमिनेट होने के 6 महीने के बाद यदि किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, फिर वो राज्यसभा के मेंबर नहीं रह जाएंगे। इसीलिए जो सदस्य यहाँ नॉमिनेट किया जाता है वो जल्दी जल्दी उसको किसी पार्टी को सदस्यता अगर लेनी है तो ले लेता है, और अक्सर उसी पार्टी की सदस्यता लेता है जिस पार्टी की गवर्नमेंट है जिसने उसे नॉमिनेट किया है, ठीक। खैर वो उसके ऊपर है, चाहे उस पार्टी की सदस्यता ले किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता ले ले, ठीक है, लेकिन 6 महीने के भीतर, अगर 6 महीने के बाद आप दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए, किसी भी पार्टी में अगर शामिल हुए तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से आपने नॉमिनेट मेंबर के बारे में समझ लिया, ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर के बारे में भी अच्छे से समझ लिया। अब आ जाइए
सदन के प्राधिकारी, ठीक है, जो सदन का प्राधिकारी है, यानी सदन में कौन, ठीक है, आप लोकसभा है तो वहाँ लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। राज्यसभा है तो वहाँ सभापति और उपसभापति होते हैं। उत्तर प्रदेश या कोई राज्य है तो राज्यसभा में, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा उपाध्यक्ष होता है। और विधान परिषदें अगर हैं उन राज्यों में, ठीक है, विधान परिषद है तो वहाँ भी जो है सभापति और उपसभापति होता है। तो इनके लिए भी ये नियम लागू होता है। कब लिखा है, सदन के प्राधिकारी पद पर रहने के दौरान पार्टी की सदस्यता छोड़ने के पश्चात पुनः उसी या अन्य पार्टी की सदस्यता स्वीकार करना। समझो आसानी से, मैं, ठीक है, मान लेता हूं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष हूं और मैं सपा पार्टी का भी हूं। सपा पार्टी ने ही अपने ही विधायक को, मान लेते हैं सपा पार्टी से मैं चुनाव जीता और लड़ गया, ठीक है, चुनाव जीतने के बाद मैं कैंडिडेट बन गया और मैं सदस्य यानी विधानसभा अध्यक्ष बन गया। अब जब तक मैं अध्यक्ष के पद पर रहूं, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, जब तक मैं उस पद पर रहूं उस समय मैं सपा पार्टी की सदस्यता छोड़ सकता हूं, ठीक है, मुझ पे कोई निर्योग्यता लागू नहीं होगी। लेकिन छोड़ने के बाद उस कार्यकाल के दौरान मैं ग्रहण नहीं कर सकता दोबारा, ठीक है। जैसे मैं सपा पार्टी की तरफ से या भाजपा की तरफ से या कांग्रेस, मतलब किसी भी पार्टी की तरफ से मैं सदस्य चुना गया और मुझे उस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति या उपसभापति बना दिया, ठीक है, जो बनने लायक है वो बना दिया। हाँ, सभापति ध्यान रखिएगा, सभापति के लिए जो है मेंबरशिप होना जरूरी नहीं है, ठीक है, वो उपराष्ट्रपति जो होता है उसी को सभापति बनाया जाता है। तो मुझे मेंबर बना दिया गया। अब मैं उस दौरान चाहूं तो जिस पार्टी की सदस्यता मेरे पास पहले से थी मैं छोड़ दूं, ठीक। लेकिन अब निर्योग्य कब हो जाऊंगा, जब उसी कार्यकाल के दौरान ही, यानी उस पद पर रहने के दौरान मैं अगर उस पार्टी की सदस्यता दोबारा ले लूं या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लूं तो मेरी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन वो कार्यकाल, जैसे मैं जब तक लोकसभा अध्यक्ष था, ठीक है, तब तक मैं मान लेता हूं मैं बीजेपी का कैंडिडेट था, मैंने पार्टी की सदस्यता छोड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई निर्योग्यता नहीं। लेकिन वो कार्यकाल के दौरान मैंने फिर सदस्यता ले ली, अब मैं निर्योग्य हो जाऊंगा। लेकिन कार्यकाल मेरा खत्म हो गया या मुझे हटा दिया गया 2 साल बाद, किसी और को विधायक, वो जो है लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया, तो अब मैं हटने के बाद फिर से भाजपा की सदस्यता ले सकता हूं, मुझ पे दल बदल लागू नहीं होगा। लेकिन अगर उसी दौरान जिस समय मैं लोकसभा अध्यक्ष हूं अगर पार्टी की सदस्यता छोड़ दूं तो दल बदल नहीं लागू होगा। लेकिन अगर पुनः ग्रहण कर लूं तो फिर लागू हो जाएगा, मैं निर्योग्य हो जाऊंगा। या मैं किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लूं तब भी मुझ पे निर्योग्यता लागू हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि चाहे निर्वाचित सदस्य हों या नॉमिनेट सदस्य हों या सदन के प्राधिकारी हों, कब ये निर्योग्य हो जाते हैं, कब ये निर्योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। अब कुछ और बातें बता दूं आप लोगों को, कुछ अपवाद, इसके अपवाद क्या क्या हैं, कब दल बदल कानून नहीं लागू होता है उसको भी समझ लीजिए। लेकिन उसके पहले चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे अच्छे विषयों पे कानून ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। इसके पहले बहुत सारे विषयों पे वीडियो बना दिया गया है। दहेज मृत्यु क्या होता है,